बच्चों, मैंने आज एक टॉपिक शुरू करवाया था, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स। मैं इसको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को आराम से घर में बैठकर देखो और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ सके कि आखिर ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते क्या हैं। तो माना ए और बी ने एक पार्टनरशिप फर्म शुरू करी 1 अप्रैल 2018 को, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो भी प्रॉफिट होगा उसे 1:1 के रेशो में शेयर करेंगे। तो देखो, ये है इनकी टाइमलाइन। 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने बिजनेस शुरू किया। साल का एंड होगा 31 मार्च 2018 को, 2019 को सॉरी। साल के एंड तक माना इस फर्म ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। तो जब फर्म प्रॉफिट कमाती है तो क्या करती है, उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अगर फर्म ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया तो फर्म ये प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो क्या होगा इस प्रॉफिट का, ए को मिल जाएंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से 50,000 और बी को मिल जाएंगे 50,000। लेकिन एक दिक्कत है, फर्म ने अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है तो फर्म अपना सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। फर्म इस प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने पास रिजर्व करके रखेगी, रिटेन करके रखेगी, बचा कर रखेगी अपने फ्यूचर के लिए, और उस पैसे को वो बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगी जिससे बिजनेस का ग्रोथ होगा। माना कि फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें से सिर्फ 70,000 रुपये ही उसने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए। 70,000 डिस्ट्रीब्यूट किए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी 35,000 ए को मिल गए, 35,000 बी को मिल गए। बचे 30,000 रुपये। ये 30,000 रुपये फर्म ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बल्कि इस 30,000 रुपये को फर्म ने अपने पास रिटेन करके रखा, जमा करके रखा। इस 30,000 रुपये को हम बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये पैसा जो उसने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अपने पास जमा करके रखा है, इसी को हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है। तो फर्म ने क्या किया, अपने इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर्ड टू अ रिजर्व। फर्म ने अपने इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को एक रिजर्व के फॉर्म में जमा करके रख लिया। ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई। फर्म ने 1 लाख रुपए कमाए, जिसमें से 70,000 रुपये उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और 30,000 रुपये उसने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बल्कि वो पैसा उसने अपने पास रिटेन करके रखा रिजर्व के फॉर्म में। ठीक है। ये हो गया हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जब इस फर्म की बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 2019 को, साल के एंड में जब इस फर्म की बैलेंस शीट बनेगी, तो इस बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ये 30,000 रुपये भी दिखाए जाएंगे। भाई 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में तो आपने 70,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम सभी जानते हैं कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स को, तो वो प्रॉफिट पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट हो जाता है। तो ये 70,000 रुपये का प्रॉफिट तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो ये प्रॉफिट तो खत्म। और जो 30,000 रुपये का प्रॉफिट फर्म ने अपने पास रखा है, पार्टनर्स में अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, क्योंकि फर्म के पास जितने भी बैलेंसेस होते हैं वो साल के एंड में बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। तो फर्म के पास अभी पार्टनर्स का 30,000 रुपये का प्रॉफिट पड़ा हुआ है रिजर्व के फॉर्म में, तो फर्म इसे बैलेंस शीट में दिखाएगी 30,000। इस 30,000 पर किसका राइट है? ये किन के प्रॉफिट से बनाया हुआ रिजर्व है? ये किन का पैसा है?
ए और बी का, तो इस 30,000 पर ए और बी का राइट है। अगर ये रिजर्व फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ए और बी में ही होगा, और किस रेशो में होगा? 1:1 के। अब मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2019 यानी अगला साल शुरू होते ही ए और बी ने अपने फर्म में एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया। मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2019 को एक नए पार्टनर को इन्होंने एडमिशन दिया और क्या कमिटमेंट की कि वो उस नए पार्टनर को प्रॉफिट में 1/3 शेयर देंगे। मान लीजिए कि इन्होंने डिसाइड किया कि ये फ्यूचर में 1:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो पॉइंट यह है कि जब नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेगा और आपने उससे कमिटमेंट किया है प्रॉफिट में 1/3 शेयर देने का, तो क्या इस नए पार्टनर का इस 30,000 के प्रॉफिट में भी 1/3 शेयर होगा? ये 30,000 कौन सा वाला प्रॉफिट है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। क्या इस 30,000 में भी सी का शेयर होगा 1/3? जी नहीं। इस 30,000 पर सिर्फ ए और बी का राइट है, इसमें सी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये प्रॉफिट सिर्फ ए और बी का है, इसमें नए पार्टनर का कोई शेयर नहीं होगा। नए पार्टनर से कमिटमेंट है फ्यूचर प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन का, कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट कमाएगी फर्म उसमें सी को 1/3 शेयर देगी। पास्ट प्रॉफिट्स में उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पास्ट प्रॉफिट्स में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जितने भी पास्ट प्रॉफिट्स और लॉस होते हैं वो केवल और केवल ओल्ड पार्टनर को ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस रिजर्व में सी का कोई हिस्सा नहीं होगा नए पार्टनर का। तो नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर पुराने पार्टनर्स को एक डिसीजन लेना होगा, ए और बी को एक डिसीजन लेना होगा। क्या डिसीजन? उन्हें डिसाइड करना है कि इस 30,000 का आखिर अब करें क्या, क्योंकि ये 30,000 में सी का कोई हिस्सा नहीं है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है ये सिर्फ और सिर्फ ए और बी का है, ओल्ड पार्टनर्स का, इसमें नए पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं है। तो हो सकता है कि पुराने पार्टनर्स ये डिसाइड करें, ये डिसीजन लें कि वो इस 30,000 रुपये को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत होगी। तो उसके आने से पहले ये रिज़र्व हम आपस में बांट के ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, केस 1, केस 2। केस 2 को भी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। केस 1 क्या है? अगर ओल्ड पार्टनर चाहते हैं कि नए पार्टनर के आने से पहले वो इस रिजर्व को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तो इस केस में एक डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री करनी पड़ेगी। इस डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री में क्या होगा? वो जो रिजर्व पड़ा हुआ है 30,000 का, उस रिजर्व को ए और बी आपस में बांट लेंगे अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि इस रिजर्व पर सिर्फ ए और बी का राइट है, क्योंकि उन्हीं के प्रॉफिट से बनाया हुआ रिजर्व है ये। ठीक है, तो ये जो रिजर्व पड़ा था बैलेंस शीट में, ये नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर पुराने पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो यहां पर एक बात याद रखना, इन दिस केस रिजर्व will not appear in future balance sheets। यानी ये जो रिजर्व है अब ये फ्यूचर बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। अभी 1 अप्रैल 2019 को नए पार्टनर ने एडमिशन लिया, जब अगले साल की बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 2020 को, जब 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बनेगी तो उस बैलेंस शीट में ये जो रिज़र्व है ना 30,000 का, ये नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स ने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, आपस में बांट लिया है। तो जब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो रिज़र्व ख़त्म, जब ख़त्म हो गया तो अब ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर पुराने पार्टनर्स ये डिसीजन लें
कि बैलेंस शीट में जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं, लॉसेस पड़े हैं, वो सब हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं नए पार्टनर के आने से पहले। तो ओल्ड पार्टनर्स ने उन्हें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसकी एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी है। हो सकता है पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि इस 30,000 रुपये को बैलेंस शीट में ही रहने दो, डिस्ट्रीब्यूट मत करो, आने दो नए पार्टनर को, इस 30,000 के रिजर्व को बैलेंस शीट में ही रहने दो। यानी व्हेन पार्टनर्स don't want to distribute the reserve। अगर पार्टनर ये डिसाइड करें कि वो ये रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, रादर वो उसे बैलेंस शीट में ही रहने देंगे, तो इस केस में फिर एक प्रॉब्लम होगी। जो रिजर्व सिर्फ ए और बी का था, जिसमें सिर्फ ए और बी का राइट था, जो रिजर्व ए को 15,000 और बी को 15,000 मिल जाना चाहिए था, तो अगर आप इस रिजर्व को बैलेंस शीट में ही रहने दोगे और नया पार्टनर एडमिशन ले लेगा, तो नया पार्टनर जब एडमिशन लेता है तो बैलेंस शीट की हर चीज़ में नए पार्टनर का भी शेयर होता है। और अगर आप इस रिज़र्व को बैलेंस शीट में ही रहने दोगे तो ये जो रिज़र्व है आपका 30,000 का, इस रिज़र्व में ए का, बी का और सी का भी शेयर हो जाएगा। क्योंकि जब नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो फर्म की जो बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट में जितनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं उसमें नए पार्टनर का भी हिस्सा जनरेट हो जाता है। या तो आप एक काम करो कि नए पार्टनर के आने से पहले इस 30,000 को आपस में बांट लो, जैसा केस 1 में हुआ कि नए पार्टनर के आने से पहले ही आपने 30,000 आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, 15 ए के 15 बी के। लेकिन अगर वो ये डिसाइड करें कि नहीं, हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, हम ये प्रॉफिट को, हम ये रिज़र्व को फर्म में ही रहने देना चाहते हैं, तो उस केस में तो भैया 3 पार्टनर हो जाएंगे और ये रिज़र्व में 3 लोगों का हिस्सा हो जाएगा। क्योंकि इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 का है, तो इस रिज़र्व में 3 लोगों का हिस्सा हो जाएगा, ए का 10, बी का 10, सी का 10। जबकि ये रिज़र्व तो सिर्फ ए और बी के प्रॉफिट से बनाया हुआ है। टेक्निकली इस रिज़र्व में तो सिर्फ ए और बी का हिस्सा होना चाहिए, सी का तो हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ तो ए को 5,000 रुपये का लॉस हो गया, बी को भी 5,000 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि जो रिज़र्व उनके हिस्से में 15-15 जाना चाहिए था, वो रिज़र्व उनके हिस्से में 10-10 जा रहा है। और सी को बिना मतलब का 10,000 का फ़ायदा हो गया, क्योंकि ये रिज़र्व बनाने में तो सी का कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं। लेकिन क्योंकि पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो रिज़र्व को बैलेंस शीट में ही रहने देंगे, तो इसमें सी का भी हिस्सा निकल आएगा फिर तो फिर ए और बी सी को अप्रोच करते हैं और सी नए पार्टनर से पूछते हैं कि देखो भैया, हम इस रिज़र्व को बैलेंस शीट में ही रहने देना चाहते हैं, हम इसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसा करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि अगर हम इसे बैलेंस शीट में ही रहने देते हैं तो आपके हिस्से में 10,000 रुपये फ्री में चले जाएंगे, आपको 10,000 का अननेसेसरली फ़ायदा हो जाएगा। तो क्या आप हमें 10,000 रुपये कॉम्पनसेट कर दोगे? अगर आप, क्योंकि आपको अननेसेसरली गेन हो रहा है, तो आप क्या हो गए, एक तरह से गेनिंग पार्टनर हो गए। और इस रिज़र्व को बैलेंस शीट में ही रहने देने के डिसीजन की वजह से हमें, यानी ओल्ड पार्टनर्स को नुकसान हो गया। हम कौन हो गए? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हो गए। ठीक है, तो आपको 10,000 रुपये का अननेसेसरली गेन हो रहा है, तो क्या आप हमें 10,000 रुपये कॉम्पनसेट कर दोगे? अगर आप हमें 10,000 कॉम्पनसेट कर दोगे तो हम इस रिज़र्व को बैलेंस शीट में ही रहने देंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सी ने कहा ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर लेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री करी ना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री करी, तो हम लोग तो यहाँ पे रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं चाहते हैं,
तो हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। उस एडजस्टमेंट एंट्री में हम क्या करेंगे, जो भी गेनिंग पार्टनर है उसे डेबिट कर लेंगे और सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को कॉम्पनसेशन दे रहा है, जैसे गुडविल की एंट्री होती थी ना, ठीक उसी तरह से। तो इस एग्जाम्पल में सी 10,000 रुपये कॉम्पनसेट कर देगा किसे, ए और बी को उनके सेक्रीफाइजिंग रेशो में, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे ए सेक्रीफाइस कर रहा है 5,000, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 5,000। ठीक है। तो इस एडजस्टमेंट एंट्री को करने के बाद अब आप इस रिजर्व को बैलेंस शीट में ही रहने दे सकते हो। तो एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट ये भी हो सकती है, याद रखना यहां पर, इन दिस केस reserve will appear in फ्यूचर बैलेंस शीट्स। यानी इस केस में जो रिजर्व है वो फ्यूचर बैलेंस शीट्स में भी दिखाया जाएगा। यानी कि ये बैलेंस शीट कौन से साल की है, 31 मार्च 2019, नए पार्टनर के आने से पहले की बैलेंस शीट है। जब नया पार्टनर आ जाएगा तो अगले साल की बैलेंस शीट कब बनेगी, 31 मार्च 2020 को। तो उस बैलेंस शीट में रिज़र्व 30,000 रुपये दिखाया जाएगा। यानी जो रिज़र्व पिछली बैलेंस शीट में था उस रिज़र्व को उन्होंने अगली बैलेंस शीट में भी मेंटेन करके रखा, उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो ये दो एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की। क्या एडजस्टमेंट हो सकती है कि जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन हो तो एडमिशन के टाइम पर ओल्ड पार्टनर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि बैलेंस शीट में जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हैं, जैसे यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व के फॉर्म में पड़ा हुआ था, तो ये पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम नए पार्टनर के आने से पहले ये सारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। तो उसके लिए हम एक डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री करते हैं। जब ये सारे रिजर्व और प्रॉफिट्स आपस में बांट लेंगे तो नए पार्टनर के आने के बाद जब फ्यूचर में बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो उस फ्यूचर बैलेंस शीट में ये रिजर्व नहीं दिखाया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि वो इस रिजर्व को बांटना नहीं चाहते, फर्म में ही रहने देना चाहते हैं, बैलेंस शीट में ही रिटेन करके रखना चाहते हैं। तो ऐसे केस में वो एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं और उस एडजस्टमेंट एंट्री में जिसको भी गेन हो रहा है इस डिसीजन की वजह से, ये डिसीजन लेने की वजह से जिसको फ़ायदा पहुंच रहा है, वो गेनिंग पार्टनर उनको जिन्हें नुकसान पहुंच रहा है उन सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट कर देगा। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी ठीक वैसे जैसे गुडविल की का आप करते थे। इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में, क्योंकि रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो वो फ्यूचर बैलेंस शीट्स में भी दिखाया जाएगा। ठीक है। तो ये है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने इस एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी। ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होते हैं, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे इस वाले एग्जांपल में तो मैंने इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिजर्व के फॉर्म में रखा था। आप इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कई तरह से मेंटेन कर सकते हो। कैसे, ज़रा ध्यान से देखना। मान लीजिए अगर आपकी बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व दिखाई दे, आपकी बैलेंस शीट में अगर आपको कोई रिजर्व फंड दिखाई दे, अगर आपकी बैलेंस शीट में आपको कोई P&L अकाउंट दिखाई दे लाइबिलिटी साइड में, या कोई वर्क मैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिखाई दे, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिखाई दे, अगर आपको एक बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो आप समझ जाइएगा ये सब क्या है, ये सब है आपका
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स, ये सब आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स कहलाते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गए समझ लो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के। तो अगर आपको बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिख रहा है, रिजर्व फंड दिख रहा है, पी एंड एल अकाउंट दिख रहा है, ये पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स के। ठीक इसी तरह से अगर आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में पी एंड एल दिख रहा है, जाहिर सी बात है ये पी एंड एल का डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। भाई पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस दोनों में से कोई एक ही चीज़ दिखेगी बैलेंस शीट में। अगर आपको बैलेंस शीट में कोई पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दिख रहा है या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख रहा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल होते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आपको किसी बैलेंस शीट में एसेट्स साइड की तरफ ये चीज़ें दिखाई पड़े जैसे पी एंड एल का डेबिट बैलेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके एक्यूमुलेटेड लॉस के। ये सब मेरे एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं। और आपको मैंने अभी अभी बताया ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं ये कुछ नहीं, ये सब हैं आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉस। मतलब वो प्रॉफिट और लॉस जो फर्म ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, अपने पास रिटेन करके रखे। तो मेरे पहले वाले एग्जाम्पल में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को फर्म ने किसके फॉर्म में रखा था? रिजर्व के फॉर्म में रखा था। हो सकता है आपको ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जनरल रिजर्व के फॉर्म में भी दिखे, रिजर्व फंड के फॉर्म में भी दिखे, पी एंड एल के फॉर्म में दिखे, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व के फॉर्म में दिखे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के फॉर्म में दिखे। इन सभी को हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व कहते हैं। और अगर आपको पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दिख रहा है एसेट साइड में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिख रहा है, तो ये सब हमारे एक्यूमुलेटेड लॉस कहलाते हैं। ये होते हैं हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस। ठीक है। और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस जो होते हैं इन पे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही राइट होता है। अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो उस नए पार्टनर का इन प्रॉफिट्स या लॉसेस में कोई राइट नहीं होता, जैसा आपने इस ऊपर के एग्जाम्पल में समझा था कि इस 30,000 में सिर्फ ए और बी का राइट था, इसमें नए पार्टनर का कोई राइट नहीं था। नए पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट्स में, ये तो पास्ट प्रॉफिट्स हैं। तो इसमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ही राइट होता है। तो जब भी नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो दो तरह से हम लोग इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। केस 1, हो सकता है ओल्ड पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि वो सभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, वो जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस हैं, वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। अगर वो उसे आपस में बांट लेंगे तो वो करेंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। और हो सकता है वो ये डिसाइड करें कि वो इसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, रादर वो इसे बैलेंस शीट में ही रहने देंगे। तो फिर उस केस में उन्हें करनी पड़ती है एक एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये दोनों में से कोई भी केस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मैंने कहा 10 में से 9 क्वेश्चन में केस 1 ही देखने को मिलेगा, लेकिन केस 2 जिस क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि केस 2 में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो मैं इसी को एक एग्जाम्पल में कन्वर्ट करके इसे समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ एक बार और क्लियर हो जाए। तो मैं इसे एक एग्जाम्पल में कन्वर्ट करता हूँ। मान लीजिए कि जनरल रिजर्व है 10,000, रिजर्व फंड है 5,000, पी एंड एल में पड़े हैं 15,000, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व मान लो है 10,000 और
इसे हम मान लेते हैं कितने हो गए ये 15 और 15 30 40 और 5,000। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे P&L का क्रेडिट बैलेंस दिखा रखा है तो डेबिट बैलेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्रेडिट डेबिट एक साथ तो हो नहीं सकते। मान लीजिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में है 5,000 और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हैं 10,000। ये सिर्फ एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। बैलेंस शीट में और भी कई चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन चीज़ों को ही हाईलाइट कर रहा हूँ जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट है। ठीक है, मान लीजिए ये ऊपर वाला एग्जाम्पल ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ए और बी पार्टनर्स हैं और ये उनकी बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 अप्रैल 2019 को मान लो एक नया पार्टनर सी एडमिशन लेता है 1/3 शेयर के लिए। वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जब नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो हम लोग इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की दो में से कोई एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन डिमांड करे। केस 1, केस 2। केस 1, अगर पार्टनर ये डिसाइड करें कि वो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व्स हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि ये जितने भी प्रॉफिट और लॉस हैं इसमें सिर्फ ए और बी का राइट है, इसमें नए पार्टनर सी का कोई राइट नहीं है। तो नए पार्टनर को क्यों हिस्सा देना इसमें? नए पार्टनर के आने से पहले ख़त्म करो, ये सारी चीज़ें आपस में बांट लो। तो कैसे करेंगे वो? इसके लिए फिर वो करेंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। इस डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री में क्या करेंगे? पहली एंट्री, सबसे पहले वो इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को बांटने की एंट्री करेंगे। यानी सबसे पहले वो करेंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। बताइए कितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है? एक जनरल रिजर्व है, एक जनरल रिजर्व है 10,000 का, एक रिजर्व फंड है 5,000 का, P&L अकाउंट है 15,000 का, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 10,000 का, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 5,000 का। और ये सब किनके प्रॉफिट्स से बनाया हुआ है? ओल्ड पार्टनर्स ए और बी के प्रॉफिट से बनाए हुए ये सारे रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो इन्हें कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा? ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ये एज कैपिटल और बीज कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर ये ए और बी के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, एज द केस में भी। तो इन सबको जोड़ो, कितने हो रहे हैं ये? 45, और 45 को ए और बी में इक्वल रेशो में बांट दो, तो 45 यानी 20/500 और 20/500। अच्छा, ये तो हुआ आपने जो प्रॉफिट बांटा, लेकिन आपकी बैलेंस शीट में कुछ एक्यूमुलेटेड लॉस भी हैं। जिस तरह से इस प्रॉफिट में नए पार्टनर का हिस्सा नहीं है, तो इस लॉस में भी नए पार्टनर का हिस्सा नहीं है। तो ये लॉस भी ओल्ड पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। तो लॉस में एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 5,000 का और एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है 10,000 का। आपको पता है ना, जब लॉस ट्रांसफ़र होता है कैपिटल अकाउंट में तो लॉस से कैपिटल घट जाती है, और जब कैपिटल घटती है तो उसे डेबिट करते हैं। तो ए और बी डेबिट हो जाएंगे। 2, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 5,000 रुपये का और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 10,000 रुपये का, यानी ये 15,000 रुपये।
ए और बी में डिवाइड हो जाएंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी 7,500 7,500। तो क्या हुआ, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस थे ओल्ड पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए अपने ओल्ड रेशो में। काम खत्म, काम खत्म हो गया। अब आने दो नए पार्टनर को। जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो उसे कोई भी प्रॉफिट और रिजर्व दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सारा प्रॉफिट और रिजर्व ओल्ड पार्टनर ने उसके आने से पहले ही आपस में बांट लिया है। अब जब नया पार्टनर आएगा तो फ्यूचर में जब बैलेंस शीट बनेगी, नए फर्म की बैलेंस शीट बनेगी, तो उस बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं आपको, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, ये सब नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब ये नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाएंगी, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा था कि इस केस में जो भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होते हैं वो फ्यूचर बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे उसमें केस 1 ही अप्लाई होगा, और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो भी केस 1 ही अप्लाई होगा। यानी ज़्यादातर क्वेश्चंस में तो आपको यही ट्रीटमेंट करनी है। तो आप ये वाली ट्रीटमेंट तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको थ्योरी में कन्वर्ट करूं तो क्या थ्योरी बनती है, जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो आपकी बैलेंस शीट में अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व या एक्यूमुलेटेड लॉस अपेयर कर रहे हैं, अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व्स हैं, तो उसे ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने ओल्ड रेशो में, क्योंकि उन प्रॉफिट्स और लॉसेस में नए पार्टनर का कोई शेयर नहीं है, उसमें नए पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं है। वो प्रॉफिट्स और लॉस जो हैं वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस हैं, और वो किनके प्रॉफिट से बनाए गए हैं, ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट से बनाए गए हैं, जो उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए थे। तो इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉस में सिर्फ ओल्ड पार्टनर का राइट होता है, इसीलिए ओल्ड पार्टनर इसे आपस में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेट केस ये भी है, व्हेन पार्टनर्स don't want to distribute accumulated profit loss and reserves। अगर पार्टनर ये डिसाइड करें कि ये जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस हैं ये वो लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, बल्कि वो इसे बैलेंस शीट में ही रिटेन करके रखना चाहते हैं। देखो, ये जितने भी प्रॉफिट्स लॉस हैं ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर के हैं, इसमें सिर्फ ए और बी का राइट है, सी का कोई राइट नहीं है। लेकिन पार्टनर चाहते हैं कि हम इसे डिस्ट्रीब्यूट ना करें, बैलेंस शीट में ही रहने दें। अगर आप इसे बैलेंस शीट में ही रहने दोगे और नए पार्टनर को एडमिशन दे दोगे, तो जब नया पार्टनर एडमिशन ले लेता है तो बैलेंस शीट में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें नए पार्टनर का भी हिस्सा जनरेट हो जाता है। अगर आपने इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बैलेंस शीट में ही रहने दिया, तो इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस में नए पार्टनर का भी शेयर निकल जाएगा, जबकि ये प्रॉफिट और लॉस उसने नहीं कमाए हैं। तो ऐसे केस में एक बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। आपके पास कितने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स थे? एक जनरल रिजर्व था 10,000 का, एक रिजर्व फंड था 5,000 का, एक P&L पड़ा था आपके पास 15,000 का, एक वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व था 10,000 का, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 5,000 का। ये सब क्या हैं? आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। साथ ही साथ आपके पास एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में भी 5,000 रुपये पड़े थे, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। आपके पास एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी 10,000 रुपये पड़े थे, ये भी एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। और ये सारे फ़ायदे और नुकसान पे सिर्फ किसका राइट है? ओल्ड पार्टनर्स का। अगर मैं इन सारे फ़ायदों में से नुकसान घटा दूं तो नेट अफेक्ट कितना आ रहा है?
30,000 का, और ये 30,000 का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है ये किसका है, ए और बी का है। कायदे से ये पैसा ए और बी में बट जाना चाहिए। ये सारे रिजर्व्स जो हैं, ये सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और ये सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ए और बी में बढ़ जाने चाहिए, लेकिन उन्होंने तो डिसाइड किया है कि वो इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो इसे फर्म में ही रहने देंगे। अगर वो इसे फर्म में ही रहने देंगे तो इन सभी फ़ायदे और नुकसान, यानी अगर मैं इसको नेट अफेक्ट 30,000 को कंसीडर करके चलूँ, तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ रहा है 30,000 का, इसमें ए का भी शेयर हो जाएगा, बी का भी शेयर हो जाएगा और सी का भी शेयर हो जाएगा। क्योंकि आप अगर ये प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, बैलेंस शीट में ही रहने दोगे, तो बैलेंस शीट की हर चीज़ में नए पार्टनर का भी हिस्सा हो जाएगा। हमने क्या एज्यूम किया था कि इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 का है, यानी कि इस 30,000 में ए का हिस्सा 10, बी का हिस्सा 10, सी का हिस्सा 10। आ रही बात समझ में? यानी कि जो प्रॉफिट सिर्फ ए और बी को मिलना चाहिए था, उसमें सी को भी हिस्सा मिल जाएगा फालतू में। तो ऐसे केस में सी हो जाएगा हमारा गेनिंग पार्टनर और ए और बी हो जाएंगे हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक एंट्री करेंगे, गेनिंग पार्टनर की कैपिटल से पैसा काटकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल में पैसा डाल देंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सी की कैपिटल से 10,000 रुपये काटेंगे और ए और बी की कैपिटल में हम लोग ये पैसा डाल देंगे, क्योंकि सी को फालतू में 10,000 का फ़ायदा हो रहा है ना। तो सी ए और बी को कॉम्पनसेट कर देगा। कितना कॉम्पनसेट करेगा, जितना ए और बी ने सेक्रीफाइस किया होगा। अगर आपको सेक्रीफाइस पता नहीं चल पा रहा है तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल कर काम कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो क्या था, ए और बी का 1:1। न्यू रेशो क्या था, ए बी सी का 1:1:1। आपको याद है मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब ओल्ड रेशो भी सेम हो ओल्ड पार्टनर का और उनके बीच में न्यू रेशो भी सेम हो, जैसे इनका पुराना रेशो भी 1:1 और ए और बी के बीच में नया रेशो भी 1:1, तो ऐसे केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो जो होगा ए और बी का वो 1:1 ही होगा। कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करते भी हो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके तो भी 1:1 ही आएगा। यानी कि 5,000 ए 5,000 बी, ये हो जाएगी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। और ये एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद ये जितनी चीज़ें आपको बैलेंस शीट में दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें आने वाले बैलेंस शीट में भी रहेंगी, क्योंकि ये चीज़ें पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी। और डिस्ट्रीब्यूट ना करने की वजह से जो नुकसान हुआ पार्टनर को और किसी को फ़ायदा हो गया, तो उसके लिए हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। जिसको फ़ायदा हो गया उसने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेशन दे दिया। ठीक है, ये वाला केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में जब अगर आएगा ना तो ये बहुत कंफ्यूज करेगा। ये बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन जब भी पूछा जाएगा वो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कभी कभी सरप्राइज़ करने के लिए इस तरह की चीज़ें डाल दी जाती हैं क्वेश्चन में। और ये तो एक डिफ़ॉल्ट केस है, क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो तो ये वाला केस ही हम फॉलो करते हैं। और ये आसान भी है केस 1। ठीक है ना। तो जो भी मैंने आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू समझाया है, आइए उसकी एक समरी समझ लेते हैं। तो हम लोग सीख रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो मैंने बताया कि जब भी एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स की 2 ट्रीटमेंट हो सकती है, केस 1, केस 2। केस 1 क्या है, अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि नए पार्टनर के आने से पहले जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स और लॉसेस हैं वो सब वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। व्हेन पार्टनर्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, तो इस केस में क्या करते हैं,
कि नए पार्टनर के आने से पहले जो भी पुराने पार्टनर्स हैं वो सभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लॉजिक मैंने आपको ऊपर एग्जांपल्स में समझाए थे। तो ये होते हैं आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स के एग्जांपल, P&L, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इनमें से कुछ भी अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है, ये सारी चीज़ें डेबिट करके उसे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। याद रखना, ये वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनकी ट्रीटमेंट हम लोग अलग से भी समझेंगे। मतलब इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होगी आगे चल के, तो आगे चल के मैं इस पर अलग से क्लास लूँगा। और जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं, क्योंकि लॉस जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है, और जब कैपिटल कम होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो जब लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट कर लेंगे, और जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो सब क्रेडिट कर लेंगे, जैसे P&L, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। जब सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, बांट लोगे, तो फिर वो फ्यूचर बैलेंस शीट्स में नहीं दिखाए जाएंगे। केस 2 क्या होता है? जब पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वो उन्हें बैलेंस शीट में रिटेन करके रखना चाहते हैं, तो उस केस में उनको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। केस 1 में तो क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री, और केस 2 में क्या होती है? एडजस्टमेंट एंट्री। तो जैसे आपने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखा होगा, इस एग्जाम्पल को देखो, आपने क्या किया, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे और लॉसेस थे, आपने उन्हें जोड़ और घटाकर नेट अफेक्ट कैलकुलेट किया। फिर इस नेट अफेक्ट के बाद जिस आपने पता लगाया कि गेन किससे हो रहा है, सेक्रीफाइस किसका हो रहा है, और उसके बाद आपने एक एडजस्टमेंट एंट्री करी जिसमें गेनिंग पार्टनर ने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट कर दिया सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अगर मैं इन्हीं चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करके लिखूं तो पहला स्टेप ये होगा कि आप नेट अफेक्ट कैलकुलेट कर लो, यानी आपके पास जितने भी रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं और एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं बैलेंस शीट में, आप उन्हें जोड़ घटाकर नेट अफेक्ट निकाल लो। ये नेट अफेक्ट जनरली, ये जो नेट अफेक्ट है ये पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, लेकिन कभी कभी ये नेगेटिव भी आ सकता है। अगर ये पॉजिटिव आया तो मतलब प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो मतलब लॉस। उसके बाद आप पता लगा लो कि गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है। मतलब ये पता लगा लो कि किसको गेन हो रहा है, किसको सेक्रीफाइस हो रहा है, जैसा आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना सीखा है ठीक उसी तरह से। और याद रखना, मैंने आपसे कहा था कि न्यू पार्टनर इज़ ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर। तो नया पार्टनर अगर फर्म में आ रहा है तो वो तो गेनिंग पार्टनर है ही, लेकिन कभी कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी गेन हो सकता है। तो जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसने सेक्रीफाइस किया, किसको गेन हुआ। उसके बाद आप एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। अगर आपका ये नेट अफेक्ट पॉजिटिव है, अगर नेट अफेक्ट पॉजिटिव है तो एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होगा? गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और अगर ये नेट अफेक्ट नेगेटिव है तो एंट्री क्या होगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर, रिवर्स एंट्री। इस केस में क्योंकि आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, आपने बस उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की है, तो जब आप फ्यूचर में बैलेंस शीट बनाओगे, नए फर्म की बैलेंस शीट, तो उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व्स दिखाए जाएंगे उन्हीं ओल्ड वैल्यूज़ पर जिस पे आपने उन्हें पहले दिखाया था। तो इतनी सी थ्योरी है, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। अपनी अपनी बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस करो, तो चीज़ें आपकी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है।